साहित्य के पाठकों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम उपन्यासों के तहत परिचर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश की घटना को लेकर के आप सब बखूबी वाकिफ है। इसी तरह का एक उपन्यास में बोरी शाइला मऊआ माझी का, जो बांग्लादेश की राजनीति पर, आंदोलन पर, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। तो ऐसे में ये उपन्यास वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को उजागर करता है। जिस तरह से वहाँ उलटफेर हुआ, छात्र राजनीति ने सत्ता को बेदखल कर दिया, और यही कारण है कि बांग्लादेश में छात्र राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खास करके अगर साहित्य के पाठकों को ये पता नहीं है तो मऊआ माझी का ये उपन्यास मैं बोरी शाइला नाम से है। बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक जगह है। उसी जगह से जब छात्र आंदोलन संचालित होता है तो एक तरह से वो जगह बोलती हुई दिखाई देती है। छात्र राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उपन्यास का शीर्षक हुआ मैं बोरी शाइला। तो चलिए हम वर्तमान राजनीति, छात्र राजनीति, जो हाल ही में छात्र राजनीति से हसीना को हटाया जाता है, जो कि तानाशाही रूप अख्तियार कर चुकी थी, अब उस छात्र राजनीति पर बैन लगा दिया गया है। जिस छात्र राजनीति के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होता है, आज़ादी की लड़ाई लड़ता है, उस देश में अब छात्र राजनीतिक परिसर से मुक्त कर दी गई है। कड़े कानून लागू कर दिए गए हैं। उपन्यास का महत्व को समझने के लिए D.H. लॉरेंस की ये पंक्ति बड़ी मायना रखती है। द वन ब्राइट बुक ऑफ लाइफ, द वन ब्राइट बुक, एक चमकती हुई पुस्तक जीवन की। कौन है? उपन्यास। साहित्य की विधाओं में उपन्यास एक ऐसा चरित्र गढ़ता है, ऐसा यथार्थ सामने लेकर के आता है कि जीवन को एक चमकता हुआ सितारे की तरह दिखाता है। इस बात को मैं बोरी शाइला उपन्यास के माध्यम से देखूंगा कि किस तरह से छात्र राजनीति में ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनता है। बंगाल विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान बनने तक की ये कहानी है। उपन्यास में एक महत्वपूर्ण पात्र केस्टो, और जगह का नाम है बोरी शाकल। उस जगह और इस पात्र को लेकर के पूरा उपन्यास खड़ा होता है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ वो है ढाका विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन, जिसके तहत एक देश आज़ाद होता है और आज़ाद होकर के फिर तानाशाही की गर्त में चला जाता है। तो उस तानाशाही से मुक्ति भी वो छात्र दिलाते हैं, लेकिन मुक्ति मिलने के बाद उन छात्रों को परिसर में राजनीति करने से मना कर दिया जाता है। शुरुआत होती है शेख मुजीबुर रहमान से। शेख मुजीबुर रहमान
ढाका विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उर्दू भाषा लागू किए जाने का विरोध करते हैं। उर्दू राष्ट्रभाषा का विरोध आरंभ हो जाता है। जिन्ना की भाषाई घोषणा का विरोध करजन हाल से शुरू होता है कि जिन्ना जब बंगाल आते हैं वो करजन हाल में उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषणा कर देते हैं। तब सबसे पहले सवाल उठाने वाले, मुखर विरोध करने वाले शेख मुजीबुर रहमान होते हैं। उर्दू भाषा का सपना जिन्ना का पूरा न हो सका छात्रों के विरोध के चलते, तब वे बंगाली संस्कृति को कुचलने के सपने को उनके बाद के शासक एक तरह का उद्देश्य बना लेते हैं और उर्दू भाषा अगर लागू नहीं हो सकती तो उनके इस सपने को पूरा करने के लिए हर शासक बंगाली संस्कृति को कुचलने के हथकंडे अपनाते हैं, दांवपेच लड़ाते हैं कि बंगाली स्वतंत्रता भाषा को मिटाने की तैयारी की राह में सबसे बड़ी रोड़ा बनते हैं। ढाका के छात्र एक तरह से चट्टान बन कर के खड़े हो जाते हैं। संस्कृति परंपरा को बचाने की कोशिश करते हैं। वो दिन आता है 20 फरवरी 1952 जब वो हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। हड़ताल को रोकने के लिए पुलिस सेना की गोली से 9 छात्र शहीद हो जाते हैं। पुलिस और सेना छात्रों से मुठभेड़ करती है और जो बाकी छात्र आंदोलन कर रहे होते हैं उनके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये भाषाई आंदोलन पूरी पाकिस्तान के भाषाई आंदोलन से पश्चिमी पाकिस्तान के शासक बौखला जाते हैं और केवल उनकी बौखलाहट उनको अपने पश्चिमी पाकिस्तान राजनीतिक उथल पुथल का शिकार कर देती है। एक शासक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, वो चला जाता है। ये आना जाना का क्रम जारी रहता है और फिर अयूब खान आते हैं। अयूब खान बंगाल में मार्शल लॉ लगा देते हैं और जिस टाउन हॉल में वो भाषण देते हैं उस टाउन हॉल का नाम बदल करके अयूब खान टाउन हॉल रख छोड़ते हैं, जिसका विरोध होता है जबरदस्त। बोरीशाल के छात्र नाम बदलने का विरोध करते हैं। यहाँ जो मैं बोरीशाइला उपन्यास शीर्षक से आप मुखातिब है वो ये जगह है जो सबसे पहले वो छात्र बोरीशाल के छात्र अयूब खान के टाउन हॉल का नाम अयूब खान टाउन हॉल रख देने का विरोध जबरदस्त करते हैं। वो जगह की शुरुआत कहाँ से होती है? बोरीशाल से। नारा लगाया जाता है अयूब शाही जालिम शाही नहीं चलेगी, जुल्म शाही ध्वंस हो, नारे लगाए जाने लगते हैं। अयूब खान के बाद याह्या खान आते हैं और याह्या खान अयूब खान से भी अत्याचार में, आंदोलन को दबाने में उससे 4 कदम आगे होते हैं। इस तरह से बंगाली छात्रों के जो आंदोलन है उस पर कहर बरपा दिया जाता है। याह्या खान राजनीति करते हैं
झूठे वादे करते हैं। उनको पता चला, वो चाल चलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं कि जनता का समर्थन पाने के लिए झूठे वादों का सहारा लिया जाता है। तब तक शेख मुजीबुर रहमान जो छात्र थे ढाका विश्वविद्यालय के, अब वो एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, अवामी लीग पार्टी। जनता अवामी लीग पार्टी के साथ होती है, लेकिन याह्या खान झूठे वादे करके जनता को अपनी तरफ लाने का प्रयास करता है और फिर उसी वादे के तहत नए संविधान की घोषणा कर दी जाती है। ये एक तरह से जनता को भटकाने के लिए छोड़ा गया सुर्रा था, एक ऐसा वादा था कि हम ऐसा नया संविधान बनाएंगे जो यहाँ की जनता के हित में होगा, लेकिन वो भटकाव साबित होता है। हालांकि जनता उत्साहित हो जाती है, जनता को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और उनको लग गया था कि स्वायत्त शासन की उम्मीद उनमें जग जाती है कि शायद नए संविधान के बाद उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वे अपना शासक देखेंगे। याह्या खान भुट्टो के कहने पर नए संविधान का जो अधिवेशन होने वाला था उसे स्थगित कर देते हैं। जनता विरोध में उठ खड़ी होती है, सड़क पर उतर आती है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र अब आंदोलन पर उतर आते हैं। उपन्यास में इसका चित्रण हुआ है, वो देखिए। मैं अक्षर से उपन्यास का वो अंश पढ़ करके सुनाता हूँ। महुआ माझी लिखती है, गली कूचे से ढाका विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों से झुंड के झुंड लड़के लाठी डंडा लोहे की छड़ आदि लेकर सड़क पर उतर आए। याह्या की घोषणा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वीर बंगाली अस्त्र उठाओ, बांग्लादेश को स्वाधीन करो जैसे नारे देती हुई गुस्से से पगलाई जनता ने कई पश्चिमी पाकिस्तानियों की दुकानों में आग लगा दी। कई सरकारी बसें फूंक डाली गई। अब यह आंदोलन धीरे धीरे मुक्ति संग्राम में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से छात्र सड़क पर उतरते हैं, सैनिक हटाए जाने, स्वायत्तता पाने का नारा लगाते हैं। वो स्वायत्तता के अलावा और कुछ उससे कम की मांग मंजूर नहीं करते। और इस तरह से ये आंदोलन में जब परिवर्तित होता है तो इसका भी वर्णन देखिए। छात्र संग्राम परिषद के हजारों छात्र काली पताका लेकर ढाका के राजपथ पर जुलूस की शक्ल में निकल पड़े। उनके कंठ से निकले देशभक्ति गीतों से दिशाएं गूंज उठी। चलो आगे बढ़ते हैं, हाथों में हथियार है, आज कोई बाधा नहीं मानेंगे। सारे संशय बहुत भारी है। सड़क से गुजरते उत्साही छात्रों के हाथों में लहराती काली पताकों के साथ स्लोगन लिखे पट्टों पर झलक रही थी मार्मिक कविताओं की पंक्तियाँ। उपन्यास से उद्धृत है। विद्रोहियों ने याह्या खान की नींद उड़ा दी। याह्या खान को चैन नहीं था। अब नारेबाजी, सड़क पर प्रदर्शन का होना उसका आत्मविश्वास डिगा रहा था, उसको भय लगने लगा था।
एक तरह से बौखलाई पाकिस्तानी सरकार कर्फ्यू लगा देती है, छात्र की सभाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है और आंदोलन करने वाले छात्रों को जेल के शीशों के पीछे बंद किया जाने लगता है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय परिसर में सेना घुस आती है। फिर फौज क्या करती है? जुल्म का अंकन करते हुए लेखिका लिखती है, फौज के लोग छात्रों को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। पिछली बार कुछ छात्र नेताओं को ट्रकों में उठाकर अधमरा करके छोड़ दिया था। दिन ब दिन इन फौजियों की बर्बरता बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार की रणनीति और फौजियों की बर्बरता ने छात्रों के हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी। उन्हें पता था अगर इस मोड़ पर आकर पीछे हटेंगे तो बांग्लादेश की मुक्ति का सपना केवल सपना ही होकर रह जाएगा। इसलिए छात्र इस अत्याचार को सहते हुए दोगुनी जोश के साथ दुश्मनों की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। विद्रोहियों ने अब बौखलाई सरकार जगह जगह कर्फ्यू लगा देती है, छात्र की सभाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है, जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका दृश्य उभरता है इकबाल हाल के सामने वाले पोखर के उस पार स्थित ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से पाक फौजी इकबाल हाल में गोलाबारी कर रहे थे। पलाशी के मोड़ से भी इकबाल हाल को निर्ममता से निशाना बनाया जा रहा था। छात्र भाग भाग कर प्रोफेसरों के उन आवासों की ओर चले आ रहे थे जहां हम छिपे हुए थे। देखते ही देखते विश्वविद्यालय परिसर फौजी छावनी में तब्दील हो गया। पाक फौजियों ने छात्रों के साथ अब नीलखेत पुलिस चौकी के बंगाली पुलिसकर्मियों को भी भूनना शुरू कर दिया था। यानी फौज जब आई तो पुलिस वाले कहीं बीच में भी आए तो फौज ने छात्रों के साथ पुलिस वालों को भी भूनना चालू कर दिया। पाक फौजियों की क्रूरता की तो ये शुरुआत पर थी। अभी तो डाका विश्वविद्यालय को इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखना था। दरअसल यही खां सरकार छात्रों, शिक्षकों ही नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति के उस गौरव को तहस-नहस कर देना चाहती थी जिसका आश्रय पाक देशवासियों ने स्वतंत्रता की मुक्ति संग्राम की नींव रखी। सरकार की इस साजिश से पर्दा उठाते हुए उपन्यासकार लिखती हैं, बंगाली जाति का गर्व, सभ्यता और संस्कृति का पीठ स्थान ढाका विश्वविद्यालय सभ्यता संस्कृति के दुश्मन फासिस्टों के पैरों तले रौंदा जा रहा था। जिस विश्वविद्यालय का गवेषणागार कवि बोस, आइंस्टाइन थ्योरी के जनक विज्ञानाचार्य सत्येंद्रनाथ बसु की उपस्थिति से धन्य हुआ करता था, जिस विश्वविद्यालय के कवि प्रसिद्ध भाषा तत्वविद डॉक्टर शाहिदुल्ला और डॉक्टर अब्दुल हाई जुड़े हुए थे, जहाँ से बांग्लार इतिहास प्रकाशित हुआ था, जिस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की छत्र छाया में सांस्कृतिक आंदोलन की जमीन तैयार हुई थी, उस विश्वविद्यालय का ध्वंस करके क्या आज या समृद्ध बांग्ला भाषा, संस्कृति और साहित्य को ही नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। इस प्रकार अब देखते हैं कि परिसर को किस तरह से कब्रगाह बनाया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि देशों में धर्म की भूमिका क्या हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, पूर्वी पाकिस्तान उसी का हिस्सा है, लेकिन जब वह बगावत होती है
तो पश्चिमी पाकिस्तान अपने ही धर्मावलंबियों मुस्लिमों के खिलाफ उसी तरह का क्रूर व्यवहार करता है। जब कभी अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के दौरान, जबकि भारत और पाकिस्तान एक था, दोनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं धर्म की भूमिका बरगलाने के अलावा और कुछ भी नहीं। शासक अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, अन्यथा जब वो कहर बरपाते हैं तब न धर्म देखते हैं न जाति देखते हैं, बस अपनी सत्ता को सुनिश्चित करना देखते हैं। इस तरह से पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिम की सत्ताशाही ने पूर्वी पाकिस्तानियों पर जमकर हर वो जुर्म किया जो कर सकते थे। बंगाली संस्कृति को तहस-नहस कर देने का असंभव प्रयास किया है। इस तरह से हम यहाँ मवामाशिका में बोरीशाइला उपन्यास देखते हैं। इस पुस्तक का नाम है विश्वविद्यालय परिसर जीवन और हिंदी उपन्यास। निष्कर्ष के तौर पर डॉक्टर सत्यकेतु सांकृत लिखते हैं, अंतिम पेरा है, इस प्रकार मवा माझी प्रस्तुत उपन्यास में मैं बोरीशाइला के माध्यम से बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों की भूमिका को सशक्त रूप में प्रतिपादित करती है। इसके साथ ही लेखिका बांग्लादेश की मुक्ति गाथा के जरिए छात्र शक्ति एवं संगठन का वो स्वरूप पेश करती है जो वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसरों से लुप्त होता जा रहा है। छात्र शक्ति एवं राजनीति का सही प्रयोग किस प्रकार स्वाधीनता को स्वतंत्रता में तब्दील करके एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, लेखिका का ये संदेश मैं बोरीशाइला को और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना देता है। जब हाल ही में जिस तरह से विद्रोहियों ने कभी याहिया खान से लड़ाई लड़ी थी और आज जब वो अपनी तानाशाही शासिका को बांग्लादेश से बाहर कर देते हैं, तब शासक हमेशा शासक होता है। उसी छात्र राजनीति से बांग्लादेश आज़ाद होता है। उसी छात्र राजनीति से आज़ाद बांग्लादेश धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ता है। उस तानाशाही से मुक्ति करने वाले, दिलाने वाले छात्र होते हैं। और आज अखबार पढ़ कर के आपको लगेगा कि वहीं के शासक, कार्यवाहक शासक व्यवस्था करते हैं कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसर और छात्र राजनीति नहीं करें। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये परिसरों में छात्र राजनीति क्या करती है। तो ये जो उपन्यास के अब तक का शोध कार्य इस पुस्तक में है, इसके बतौर में बात करूँगा कि छात्र राजनीति किस तरह से परिसरों को खास करके आज़ादी के बाद अनुशासन में रहती है या उच्छृंखल होती है, इसकी पड़ताल इस शोध में जिस तरह से की गई है, मैं आगामी दिनों में इस पुस्तक पर और कुछ अंशों पर जो उचित लगेगा उस पर बात करना जारी रखूँगा। धन्यवाद।